सवाल है लेट टू सर्कल्स हैविंग रेडियस 1 एंड 2 आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। तो पहले फिगर बना लो। दो सर्कल है, दोनों जब ऑर्थोगोनल होते हैं उसका फिगर इस तरह बनता है कि जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वहां पे वो 90 काटते हैं। तो बेसिकली ये 90 है, ये क्या है 90। तो अब कलर चेंज कर लेते हैं, पूरा खत्म हो जाएगा। ये R1 है रेडियस और ये R2 है। ठीक, अब इसको A बोल देते हैं, इसको B बोल देते हैं, इसको C बोल देते हैं। और जो ये लेंथ है ना, ये हरा वाला ये लेंथ, इसको बोल देते हैं L, इसको D बोल देते हैं। तो CD इज इक्वल टू L। और अपना कॉमन कॉर्ड ये E है, E कॉमन कॉर्ड का जो लेंथ है वो CE है। CE क्या है अपना 12, और इसको बोलते हैं कॉमन कॉर्ड का लेंथ, कॉमन कॉर्ड, फुल कॉमन कॉर्ड। CD अपना हाफ कॉमन कॉर्ड है। हाँ, तो अब और अपने क्या बोल रहा है कि लेंथ ऑफ देयर कॉमन कॉर्ड इज K टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ हार्मोनिक मीन बिटवीन इतना। तो अच्छा ठीक है, अपन उसकी बात तो बाद में करते हैं। चलो, अपने को पहले तो कॉमन कॉर्ड की लेंथ निकालनी है। तो कॉमन कॉर्ड की लेंथ निकाल ले। देखो मेथड वन क्या बोल रहा है, एरिया ऑफ ABC। देखो ट्राइंगल ABC का एरिया कितना होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। अब चूंकि ये 90 है, ये भाई साहब 90 है, तो बेस क्या होगा R1 और हाइट कितना होगा R2। तो हाफ इंटू R1 R2 कर सकते हैं। अब देखो ये 90 है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस है, तो ये AB है, AB कितना होगा हाइपोटेनियस AB, तो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। किसी को इस बात में दिक्कत है, अगर ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है तो ये हाइपोटेनियस है, वो क्या होगा अंडर रूट B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर। तो ये हो गया, तो AB की लेंथ आ गई। अब देखो ट्राइंगल ABC का एरिया दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो जब हम AC को बेस माने और BC को हाइट माने, और एक जब हम AB को बेस माने और CD को हाइट माने, है ना। तो आप अपन क्या कर रहे हैं, AB को बेस मान रहे हैं, तो हाफ इंटू AB कितना है अंडर रूट ऑफ R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। और हाइट कितना है, तो CD कितना है L क्या है हाफ ऑफ आर कॉमन कॉर्ड। सही में बात, ठीक है। तो हाफ इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, ये बेस है, इंटू हाइट कितना है CD कितना है L इज इक्वल टू हाफ ऑफ R1 R2। और अपने को निकालना क्या है, लेंथ ऑफ देयर कॉमन कॉर्ड। कॉमन कॉर्ड का मतलब क्या बोल रहा है ये 12 कंप्लीट कॉमन कॉर्ड है, तो अपने को 12 निकालना है। तो यहाँ से 2 पहले तो कैंसिल कर दो, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो L कितना आ जाएगा 12 कितना आ जाएगा ट्वाइस ऑफ R1 R2 अपॉन अंडर रूट R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। अब R1 R2 को रूट के अंदर लिखेंगे तो क्या होगा अंडर रूट ऑफ 2 R1 R2 अपॉन R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, और बाहर √2। इस चीज को हमने ऐसा लिख सकते हैं, है ना, √2 को लिख दिया √2 इंटू √2, और R1 R2 को लिख दिया अंडर रूट ऑफ R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा था कि लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड इज K टाइम्स द स्क्वायर रूट ऑफ हार्मोनिक मीन बिटवीन स्क्वायर ऑफ द रेडियाई। अच्छा, अगर A और B HP में है ABC, तो B उसका हार्मोनिक मीन हुआ, तो दो नंबर का हार्मोनिक मीन कैसे निकालते हैं, तो दो नंबर का हार्मोनिक होता है ट्वाइस ऑफ AC अपॉन A प्लस C। और यहाँ पे A क्या है, यहाँ पे A ये बोला है कि R1 का स्क्वायर है और C क्या है R2 का स्क्वायर है। इन दोनों का हार्मोनिक मीन निकालना है, वही बोला ना स्क्वायर ऑफ द रेडियाई। और उसको प्रूफ करना है कि लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड इज K टाइम्स अंडर रूट ऑफ से हार्मोनिक मीन। तो K कितना आ गया √2, तो हेंस K इज इक्वल टू √2। तो यहाँ से K की पावर 4 आ गया 4। तो अपना मेथड 1 है ये, ठीक है। मेथड 2 पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, तो अपने आप करना, बस मैं तरीका बता दूंगा, ठीक है। मेथड 2 भी बहुत अच्छा है। चलो मेथड 2 पे आते हैं। मेथड 2 क्या बोल रहा है, मेथड 2 बोल रहा है सेम चीज बोल रहा है, बस फिगर वापस बना लो, फिगर से तुमको समझ में आ जाएगा कि मेथड 2 क्या है, ठीक है। देखो एक फिगर, एक सर्कल बन गया, ये एक दूसरा सर्कल बन गया, ये एक सेंटर है, ये 90 है, ये R1 था, ये R2 है, और ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस है अंडर रूट ऑफ R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। इसको थीटा मान लो भाई, और ये L मान लो। तो यहां से देखो थीटा ये है ना, ये थीटा है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। तो यहाँ से साइन थीटा कितना आ जाएगा, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है R2, हाइपोटेन्यूज क्या है, तो ये वाले भाई साहब, साइन थीटा आ गया R2 अपॉन
अंडर रूट ऑफ R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, है ना। साइन थीटा की वैल्यू आ गई। और अपने को जो कॉमन कॉर्ड की लेंथ है वो L, तो अगर ऊपर वाले से बात करें तो ये C था, ये D था, और ये B था, और ये A था। CD अपना कॉमन कॉर्ड का हाफ है L, तो L की वैल्यू क्या होगी, तुमने अगर फिजिक्स पर रखा है तो वो होगी R1 साइन थीटा। क्यों, क्योंकि ये R1 है और वो थीटा है और वो बेस है, ठीक है। तो ये देखो, ये R1 है, ये थीटा बना रहा है, तो अगर इसको तुम रिजॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा R1 कॉस थीटा और ये हो जाएगा R1 साइन थीटा। तो हमको यही वाला चाहिए, R1 साइन थीटा। क्यों, क्योंकि ये चाहिए ना परपेंडिकुलर, ये वाला। तो L ये कितना हो गया, R1 साइन थीटा, और साइन थीटा भी हमने निकाला है, तो L कितना हो गया, R1 R2 अपॉन अंडर रूट ऑफ R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। देखो सेम आ गया ना, जो ऊपर आया था वही नीचे आ गया, सेम ही आ गया बिल्कुल, तो कोई खास अंतर है नहीं। तो हेंस R1 R2 अपॉन अंडर रूट ऑफ R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, ठीक। तो जो ये है वही ये है, यहाँ भी तो सेम ही है ना, तो बस हेंस सेम, तो बाद में वही चीज़ कर देना जो यहाँ, तो यहाँ पे K4 4 आ जाएगा। तो देखो दोनों से सेम ही आया, हेंस मेथड 1 भी अच्छा है, मेथड 2 भी अच्छा है, तुमको जो चाहिए वो तुम लगा लेना। क्वेश्चन नंबर 15, द वैल्यू ऑफ 0 से पाई बाई 2। हाँ, उससे पहले एक प्रॉपर्टी जान लो कि इंटीग्रेशन ऑफ a से b f ऑफ x इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a से b f ऑफ a प्लस b माइनस एक्स डी एक्स होता है। एक प्रॉपर्टी, ठीक है। एक और प्रॉपर्टी जान लो, कॉस ऑफ पाई माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स होता है। कॉस ऑफ 2 पाई माइनस एक्स, या फिर इसको थोड़ा ढंग से लिख दें तो 2n पाई माइनस एक्स कॉस एक्स ही होता है। ये बात तुमको पता होनी चाहिए। अब अपन क्वेश्चन की तरफ आते हैं फटाफट। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ इतना, तो एक को आई मान ले, पहले इसको आई मान लो। अब जो आप दूसरा आई लिख रहे हैं, ये आई ये वाला लिख रहे हैं, ए प्लस बी माइनस एक्स से रिप्लेस कर रहे हैं, तो ए प्लस बी क्या है, 0 से पाई बाई 2, तो कॉस 2x कितना हो जाएगा, कॉस 2x, कॉस ऑफ 2 में एक्स के क्या डाले अपन, पाई बाई 2 माइनस एक्स लिख रहे हैं, तो हो गया कॉस पाई माइनस एक्स, क्या गया ये, कॉस ऑफ पाई माइनस 2x। कॉस पाई माइनस 2 कितना होता है भाई साहब, अभी हमने लिखा माइनस कॉस एक्स होता है, तो माइनस कॉस 2x, और हमने लिखा था कॉस 2n पाई माइनस टाइप का एक होगा तो वो कॉस एक्स होगा, ठीक है। तो अब कॉस 2 स्क्वायर है तो कॉस 4 हो गया, तो 4 इंटू पाई बाई 2 माइनस एक्स, ये क्या हो गया, 2 पाई माइनस एक्स आ गया, कॉस 2 पाई माइनस एक्स, मतलब ये इस टाइप का आ गया 2n पाई माइनस, तो ये कॉस एक्स ही होगा। सिमिलरली कॉस ऑफ 8 इंटू पाई बाई 2 माइनस एक्स, ये भी 2n पाई माइनस एक्स टाइप का होगा, तो ये भी कॉस एक्स ही होगा। सिमिलरली कॉस ऑफ 2 4 मतलब 16 पाई बाई 2 माइनस एक्स, ये भी 2n पाई माइनस एक्स टाइप का होगा, तो ये भी कॉस एक्स होगा। तो सिर्फ यही माइनस हो रहा है, बाकी सब में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। सही वाली बात, मतलब कॉस 8x बेसिकली, ये 4x, जब मैं कॉस एक्स कह रहा हूँ मतलब जो भी x था वहां पे, ठीक है। तो इसको वैसे मत लेना, बस बोलने में दिक्कत हो जा रही है कभी कभी। तो ये 2 पाई माइनस 4x लिखा हुआ है बेसिकली, तो कॉस 4x, कॉस 8x, कॉस 16x, कॉस लगा लो ना, चलेगा, समझ में आएगी बात। तो मतलब सिर्फ ये बदल रहा है, बाकी कोई बदल नहीं रहा। तो अपने आई में क्या होगा, आई में सेम चीज सेम फंक्शन में कुछ बदलाव नहीं होगा, बस माइनस आ जाएगा। तो कॉस 2x, कॉस 4x, कॉस 8x, कॉस 16x dx, और ये आई और ये आई दोनों सेम है। क्यों, क्योंकि अभी हमने बताया था कि ए से बी में fx बोलो चाहे ए से बी में f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स बोलो, दोनों बराबर है, चलेगा। अब दोनों बराबर है तो एक कह रहा है कि i इक्वल टू प्लस में, i इक्वल टू माइनस में, दोनों को जोड़ दें तो क्या होगा, 2i इज इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि ये माइनस में है और वो प्लस में है, तो 0 तो होना ही है भैया, तो हेंस 0, तो i भी 0। यहाँ पे अपन स्टार्टिंग में ही बोल देते हैं कि ऑड फंक्शन है ना, तो ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन 0 ही होता है, अगर वो अपने कंप्लीट्स में है तो, डोमेन में तो। लेकिन चलो अपन ऐसा ना बोल के उसको इंटरवल में दिखाना चाह रहे थे, तो वैसे भी ठीक है, ठीक है। तो अगले चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अब देखो, लेट ए बी मैट्रिक्स ऑफ 3 क्रॉस 3 ऑर्डर एंड मॉड ए इक्वल टू 3
एम बी इक्वल टू इतना, है ना। तो अपन एक बात बोलना चाहते हैं सबसे पहले स्टार्ट करते वक्त कि हमें ये पता होना चाहिए किसी मैट्रिक्स में अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो हर एक कॉलम से मल्टीप्लाई होता है या हर एक रो से। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई ए मैट्रिक्स है n क्रॉस n टाइप का और उसमें मैंने k से मल्टीप्लाई किया, ये ए मैट्रिक्स है तो ए के इसके हर एक कॉलम में मल्टीप्लाई होगा। सपोज के यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा, जो भी एलिमेंट था, मान लो ये ए था, ये बी है, ये सी है, तो के यहाँ भी होगा, डी है, ई है, एफ है, तो के यहाँ भी होगा, जी है, एच है, आई है, ठीक है। और इसी में जब हम मॉड डालेंगे तो के ए तो ये हो गया, तो अब इसी में देखो मॉड डाल दिए तो मॉड ऑफ के ए, तो के ए क्या था, ये हो गया। अब इसमें मॉड आ गया तो मॉड कितना होगा, मॉड ऑफ दिस के ए, के बी, के सी, के डी, के ई, के एफ एंड ऑल दैट एंड सिमिलरली के जी, के जो भी लिखा है। तो अब मॉड है, तो अब देखो मैट्रिक्स में के मल्टीप्लाई होता है तो हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है, हर एक कॉलम से और हर एक एलिमेंट से। लेकिन डिटरमिनेंट में जब मल्टीप्लाई होता है ना तो वो किसी एक रो पे एक कॉलम में मल्टीप्लाई होता है। सिमिलरली मैट्रिक्स में जब के कॉमन लेते हैं तो हर एक कॉलम से हर एक मतलब सबसे जो कॉमन लेते हैं सबसे एक ही बार कॉमन आता है, और डिटरमिनेंट में हर एक कॉलम और हर एक रो से अलग अलग कॉमन आता है। मतलब यहाँ से के अलग कॉमन आएगा, यहाँ से के अलग कॉमन आएगा, यहाँ से के अलग कॉमन आएगा। तो अगर इसको ठीक से लिखो तो आएगा के क्यूब मॉड ऑफ जो भी था ए बी सी, मतलब डी एफ जो भी था। तो बेसिकली अपन एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि मॉड ऑफ के ए इज इक्वल टू के रेज टू एन मॉड ए। यहाँ पे ए क्या है, एन क्रॉस एन का मैट्रिक्स, तो सबसे ए कॉमन आएगा तो के की पावर एन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमको पता होनी चाहिए और यही चीज़ यहाँ पे यूज़ हो रही है ना। इसके साथ एक और चीज़ पता होनी चाहिए, वो क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए का मॉड। मैं प्रूफ कर सकता हूँ पर फिलहाल अभी याद करें तो अच्छा है। ये होता है मॉड ऑफ ए की पावर एन माइनस वन, वेयर एन इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स जो भी है, चलेगा। तो चलो अपन अब सवाल की तरफ चलते हैं। ये तो हो गया कॉन्सेप्ट। सवाल क्या है अपने पास, b इज इक्वल टू 3a इनवर्स, दोनों तरफ मॉड डाल दो, तो मॉड b इज इक्वल टू मॉड ऑफ 3a इनवर्स। अभी हमने बोला कि k मल्टीप्लाई होता है तो k बाहर आता है लेकिन पावर n के साथ, जहाँ n क्या है, ऑर्डर है a का, तो a इनवर्स का ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 3, क्योंकि a 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है तो इनवर्स भी वही होगा। तो बाहर क्या आएगा 3 क्यूब इंटू मॉड ऑफ ए इनवर्स, और मॉड ऑफ ए इनवर्स होता है 1 अपॉन मॉड ए, और मॉड ए कितना है 3, तो 3 क्यूब अपॉन 3 स्क्वायर, ठीक है। अब चलो बी मॉड भी आ गया अपने पास। सिमिलरली मॉड सी, तो मॉड सी कितना होगा, मॉड ऑफ एडजॉइंट ए अपॉन 2। तो अब देखो जो के था, हमने के बारे में बात नहीं की, के या तो 3 भी हो सकता है तो के 1/2 भी हो सकता है, तो बाहर क्या आएगा के की पावर n, तो 1/2 की पावर n कितना है 3, तो क्यूब। अब देखो a अगर 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है तो उसका एडजॉइंट ऑफ a वो भी 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स होगा, a इनवर्स भी 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स होगा। तो सिमिलरली एडजॉइंट a 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है और k उसके साथ मल्टीप्लाइड है, तो k जब बाहर आएगा तो k क्यूब बाहर आएगा, और मॉड ऑफ एडजॉइंट a। और अभी हमने कही थी मॉड ऑफ एडजॉइंट a क्या होता है, कहाँ गया, मॉड a की पावर n-1, तो 1/2 क्यूब मॉड ए कितना है 3 की पावर n कितना है, ऑर्डर भी 3 है, 3-1 मतलब 2, तो 3 स्क्वायर अपॉन 2 क्यूब। अब मॉड बी पता चल गया, मॉड सी पता चल गया, फिर निकालना है क्या है ये, तो मॉड ऑफ ए स्क्वायर बी क्यूब C4। तो हमें मॉड की प्रॉपर्टी पता है थी, मॉड सब में अलग अलग हो जाता है। इसको लिख सकते हैं मॉड ए स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं मॉड ए क्यूब, मॉड बी क्यूब, इसको लिख सकते हैं मॉड C4। तो मॉड ए कितना है 3, तो 3 स्क्वायर, मॉड बी कितना है अभी हमने निकालना है, तो 3 स्क्वायर, मॉड सी कितना है इतना का पावर 4, तो 3 की पावर 8, तो 2 की पावर 12, तो 8 10 पावर 4 है ना, तो 8 हो गया, ठीक है। अब मॉड बी का क्यूब बोला था हमने, तो ये 3 6 होगा, तो 8 से 14 तो 16, तो 3 की पावर 16 अपन 2 की पावर 12। तो ये अपना फाइनल आंसर है, ऑप्शन ए। लो हो गया। तो आशा करता हूँ कि तुमको समझ में आ गया होगा, है ना। तो देखो हर क्वेश्चन के बाद पहले ही अपन जो भी कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है उसको ब्रीफली तो नहीं पर मोटा मोटी समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि अगर तुमको भूल गए हो तो याद आ जाए, तो इससे तुरंत चीज़ें दिमाग में आ जाएंगी, ठीक है। 17 नंबर, हाँ, तो 17 नंबर डिस्कस करने से पहले अपन एक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट मतलब क्या, एक फॉर्मूला है ए क्रॉस बी क्रॉस सी। इसको लिखते हैं अपन इन दोनों का डॉट, ए डॉट सी इंटू बी वैक्टर माइनस इन दोनों का डॉट, तो बी डॉट सी इंटू ए वैक्टर,
इसको अपन ऐसे लिखते हैं, ठीक, बस यही रिप्रेजेंटेशन है, यही इसका कॉन्सेप्ट था। तो अभी अपन उसको करते हैं सवाल। अपन क्या करते हैं, पहले मैं बता दूं मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सीधा यूज़ कर रहा हूँ इसका। तो देखो पी कैप क्या है, एक यूनिट वेक्टर है, यहाँ पे लिखा हुआ है पी कैप इज यूनिट वेक्टर, मतलब मॉड P1 होगा पहली बार। अब A क्रॉस B क्रॉस C, तो पहले इन दोनों का डॉट इंटू क्यू वैक्टर, तो पी कैप डॉट पी कैप इंटू क्यू वैक्टर, माइनस इन दोनों का डॉट मतलब B और C का डॉट ना, तो B क्या है भैया और C ये, तो पी कैप डॉट क्यू वैक्टर इंटू पी कैप प्लस पी कैप डॉट क्यू वैक्टर इंटू क्यू वैक्टर। ये कैसे लिख दिया मैंने, तो ये तो गिवन ही था, इज इक्वल टू जो भी फलना ठिकाना दिया हुआ है इसको लिख लो बिना किसी देरी के। तो हमने क्या किया, सीधा जो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है यहाँ पे लगाया और उसको यहाँ पे ओपन कर दिया, ज़्यादा कोई दिमाग नहीं लगाया हमने, है ना। तो अब उसको दिमाग ना लगाते हुए लिख दो फटाफट, इनटू साथ में क्या था, पी कैप था। तो अब देखो LHS और RHS में जो अपना पी कैप है ना, उसको अपन बराबर करेंगे, 14 है, ठीक है। तो अपन इसको ठीक से लिखें, तो ये तो क्या है ना, मॉड पी है ना, ए डॉट ए क्या होता है, मॉड ए का स्क्वायर, तो ये मॉड पी का स्क्वायर हो गया, कितना होगा, इक्वल टू 1, क्यों, क्योंकि पी कैप यूनिट वेक्टर है। तो इसको ठीक से लिखे तो क्या होगा, क्यू कैप क्यू वेक्टर और कॉमन लो, तो 1 प्लस पी कैप डॉट क्यू वेक्टर। देखो यहाँ से 1 और यहाँ से ये कॉमन आ गया, तो माइनस पी कैप डॉट क्यू वेक्टर इंटू पी कैप। ये LHS की बात करो, तो RHS की बात करो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू क्यू वेक्टर प्लस 14 माइनस 4x माइनस 6y इंटू पी कैप। तो अब LHS RHS को कंपेयर करेंगे, तो बाय कंपेयरिंग वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस पी कैप डॉट क्यू वेक्टर, और 14 माइनस 4x माइनस 6y इज इक्वल टू इतना, है ना। तो 14 माइनस 4x माइनस 6y इज इक्वल टू माइनस पी कैप डॉट क्यू वेक्टर। तो बेसिकली इसको इसके बराबर कर दिया और इसको इसके बराबर कर दिया, क्योंकि LHS RHS सभी बराबर होगा, ठीक है। तो अब देखो दोनों को ऐड कर सकते हैं अपन, ऐड क्यों करना है, तो ये भाई साहब कट जा रहा है, खाली XY बचेगा और उसमें वैल्यू आना बहुत आसान हो जाता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y प्लस 14 और माइनस 1 13 इज इक्वल टू 0। अगर इसको ठीक से लिखो तो ये होगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दिख गया सबको, है ना। तो 2 3 4 9 13 यहाँ पे है, और बाकी माइनस 4x माइनस 6x सब है यहाँ पे, ये 6y है बेसिकली, चलेगा। तो अब यहाँ देखो स्क्वायर का सम 0 है, तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो दोनों को 0 होना पड़ेगा, मतलब x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 3। अब जो भी पूछना निकाल दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, 13, 9 4 13, तो हेंस आर आंसर इज 13। लो भैया जवाब आ गया। चलो चलते हैं अगले सवाल की तरफ, है ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 18, अगला सवाल, पी एंड क्यू आर टू स्टेटमेंट। अपने पास 2 ही स्टेटमेंट है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज टोटोलॉजी। टोटोलॉजी मतलब जो हमेशा ही ट्रू है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, अपने पास एक ये है और एक बीच में कोई है ए, इसको मान लो क्यू बोल दिए, और बाहर वाला पी है। 2 ही स्टेटमेंट है अपने पास, एक पी है एक क्यू है। तो अब देखो ये क्यू है, तो बाहर वाले को अपन बोल सकते हैं नॉट क्यू, बोल सकते हैं। तो जो पी नहीं है, जो क्यू नहीं है, वो क्या है, नॉट क्यू है, और नॉट क्यू इज इक्विवेलेंट टू पी, काइंड ऑफ इक्विवेलेंट टू इज इक्वल टू नॉट क्यू। तो अब अपने पहला जो स्टेटमेंट है वो क्या बोल रहा है कि पी इक्विवेलेंट टू पी यूनियन नॉट क्यू, और नॉट क्यू अभी हमने कहा कि कैसे जैसा है, पी के जैसा है, तो पी यूनियन पी क्या होगा, पी ही होगा ना, सही है। तो सही बात है, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, हेंस फर्स्ट वन इज टोटोलॉजी, वो हमेशा ही ट्रू है, तो अपन उसकी बात ही नहीं कर रहे, चलेगा। क्वेश्चन नंबर 19, हाँ, इस पूरे टेस्ट सीरीज में अब तक में 23 वाले में 19 एक सही सवाल है, जिसमें बहुत सारी प्रॉपर्टी अपने यूज़ हो रही है। तो बहुत सारी प्रॉपर्टी है, अपन धीरे धीरे बात करते हैं। पहली एक प्रॉपर्टी जो सबसे पहले बात कर लूँ कि अगर ए बी सी एक ट्राइंगल है, और ये ए डी एक मीडियन है, और जी उसका सेंट्रॉइड है, तो ए जी इज टू जी डी 2:1 होता है। ये बात सबको पता होनी चाहिए, ठीक। और अगर 2 लाइन परपेंडिकुलर हैं, तो ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है बेसिकली ए बी सी,
ए बी सी इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये 90 होगा, है ना, ये 90 होगा क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो 90 होगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है कि सर्कम सेंटर और सेंट्रॉइड और ऑर्थो सेंटर सब एक ही पॉइंट पे कोइंसाइड कर जाता है। अब देखो एक ही लाइन में इसका जो भी है तो ए जी टू जी डी 2:1 होगा, ठीक है। और दूसरी बात परपेंडिकुलर है, तो दो लाइन अगर परपेंडिकुलर हो तो m1 m2 -1 होता है, ये भी हमको पता होना चाहिए, ठीक। और किसी लाइन की इक्वेशन लिखनी हो तो उसके लिए एक पासिंग पॉइंट चाहिए, वो क्या है y1 x1 y1, तो ऐसे लिखते हैं y - y1 अपॉन x - x1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ दैट लाइन, ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन। तो हमने तीन चीज़ डिस्कस कर दी कि अगर जी सेंट्रॉइड है तो ए जी इज टू जी डी क्या होता है 2:1, और दो लाइन परपेंडिकुलर हैं तो m1 m2 -1 होता है, और एक इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है ये। तो अपन तुम्हें पता है कि हम क्या कर रहे थे, सवाल बनाने के लिए जो जो चीज़ इस्तेमाल होगी उसका ओवरव्यू दे रहे थे। अब अपन सवाल बनाएंगे, ठीक है, सवाल बनाते चलो। सवाल क्या बोल रहा है कि ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, हमने ऊपर ऑलरेडी बनाया था लेकिन फिर भी बनाए थे। अब इसका ये पॉइंट कितना है x + y - 2 = 0, ठीक, और ये है इसका सेंट्रॉइड g है, g अपने को ओरिजिन दिया है। तो अब देखो इसका स्लोप हमको पता है -1, तो सामने वाला जो ऊपर वाला लाइन है इसका स्लोप कितना होगा 1, क्योंकि -1 × 1 1, तो स्लोप ऑफ इसको AD बोल देते हैं, तो m ऑफ AD कितना हो जाएगा 1, क्यों, क्योंकि 1 इंटू स्लोप ऑफ बी ये BC -1, तो -1 होगा, परपेंडिकुलर तो -1 होगा, तो इसीलिए तो m ऑफ AD 1 आ गया, और AD किससे पास कर रहा है 0 से, तो इक्वेशन ऑफ AD कितना होगा अभी हमने देखा y - 0 इज इक्वल टू x - 0 इंटू स्लोप कितना 1, तो बेसिकली AD अपने पास आ गया y = x, तो हमें A पॉइंट मिल जाएगा पैरामीट्रिक, और हमें इससे क्या चाहिए साइड ऑफ AC चाहिए, AC की इक्वेशन चाहिए, ठीक है, ध्यान रखना। अब पॉइंट A कैसे मिलेगा, पहली बात तो A को पहली बात तो कुछ मान लो, चलो T मान लेते हैं, तो T, T आ गया अपने पास, T, T आ गया ना, AD आ गया y = x, सपोज A को मान लेते हैं अपन T, T, क्यों, क्योंकि A इस पे लाई कर रहा है तो xt मानोगे, y पैरामीट्रिक फॉर्म को यूज़ कर रहे हैं बेसिकली। तो अब हमें इस प्रॉपर्टी का यूज़ करना है, वो प्रॉपर्टी क्या है, वो प्रॉपर्टी है AG = GD = 2:1, क्योंकि G सेंट्रॉइड है, चलेगा अपने पास, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब AD अपने पास आ गया y = x, और अपने को BC की इक्वेशन पता है क्या x + y - 2, तो D क्या होगा, तो यहाँ से D होगा 1,1। अब ये कैसे आया, y = x को AD को हमने सॉल्व किया BC के साथ, तो जो y = x यहाँ पे डालोगे ना, y = x यहाँ पे डालोगे तो आएगा x = y = 1, करके देखना आ जाएगा, तो D की वैल्यू आ गई। अब देखो अपने को G पता है, अपने को D पता है, तो क्या A नहीं मिलेगा, और A तो मिलना आसान है ना, AG = GD सेक्शन फॉर्मूला से A तो मिलना बहुत आसान है, सेक्शन फॉर्मूला लगा दो और A की वैल्यू निकाल लो। तो सेक्शन फॉर्मूला निकालते हैं, ये A है, ये G है ओरिजिन, और ये D है 1,1, और AG = GD क्या होता है 2:1, तो यहाँ से G कितना आ जाएगा, G मतलब 0 कैसे निकाल सकते हैं अपन, 2 × 1 = 2 + T/3, तो T - 2 आ गया, T कितना आ गया -2, हेंस एक की वैल्यू कितनी आ गई -2, -2। अब A आ गया, और अगर हमको AC का स्लोप मिल जाए तो अपना काम हो जाए, और AD का स्लोप कितना है 1, या फिर इसको 1045 बोल सकते हैं, मतलब x एक्सिस के साथ AD कितना बना रहा है 45 डिग्री, और अगर ये 45 है तो ये एंगल कितना है, ये एंगल है 30 डिग्री। तो अपन ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि जो AC का स्लोप है वो क्या होगा 10 of 45 + 30, मतलब 10 75, क्योंकि हमें 10 A का पॉइंट मिल गया है। तो अब स्लोप ऑफ AC देखते हैं, उसको लिखेंगे 10 of 45 डिग्री + 30 डिग्री। अब ये हम कैसे लिख रहे हैं, तो इसको समझने के लिए अपन एक काम करते हैं, जगह है कहीं पे, हाँ इस जगह का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। देखो अपने पास एक लाइन है, इसको ऐसे समझते हैं कि अपने पास एक लाइन है जो x एक्सिस से थीटा बना रही है, और अपने पास एक दूसरी लाइन है जो उस लाइन के साथ अल्फ़ा बना रही है। तो इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, इस लाइन का स्लोप हो जाएगा, इसको सपोज L1 बोलते हैं, L2 बोलते हैं, तो m ऑफ L1 कितना हो जाएगा tan थीटा, m ऑफ L2 कितना हो जाएगा tan ऑफ अल्फ़ा + थीटा। समझ में आई बात। तो वही चीज़ अपन कर रहे हैं यहाँ पे नीचे, देखो नीचे
इसी को समझो कि जो ये लाइन थी AD का स्लोप कितना था 1, उसको हम tan 45 लिख सकते हैं। मतलब AD एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री बना रहा है, ठीक है। अब क्लॉकवाइज, ये क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज होता है, एंटी क्लॉकवाइज थीटा पॉजिटिव होता है, तो एंटी क्लॉकवाइज ये इस लाइन जो AC है वो उसके साथ 30 डिग्री बना रहा है। तो अपन ऐसा नहीं पूछ सकते हैं AC का स्लोप कितना होगा 45 + 30, जैसा हमने ऊपर किया था अल्फा प्लस थीटा, वीडियो बैक करके देख लो। तो ये क्या है 1075, ये सबको याद होना चाहिए 2 + √3 होता है, और नहीं आ रहा तो निकाल के देख लो। तो अब हमको AC का स्लोप पता है और एक पॉइंट पता है, तो AC इक्वेशन नहीं आ जाएगा y - y1 = x - x1 इंटू स्लोप 2 + √3। तो जो भी ऑप्शन मैच खा रहा है देख लो, ये वाला खा रहा है मोस्टली शायद, ठीक। तो आई थिंक क्लियर हो गया। अगले सवाल की तरफ चलें। क्वेश्चन 20, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द कर्व्स इतना इतना। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन हमने शायद इसी शीट में, इसी मॉक टेस्ट में डिस्कस किया है। एक और क्वेश्चन कि मिनिमम डिस्टेंस क्या होता है, वो नॉर्मल के अलॉन्ग होता है। इसमें नहीं किया तो NT1 में तो क्या ही होगा, NT पार्ट टेस्ट 1 में। अब देखो एक y = 10x है, मान लो कुछ इस टाइप का अजीब सा कर्व होगा, और एक सर्कल था यहाँ पे कहीं पे, इसका सेंटर है 2 + π/4, 1, ठीक। और ये पॉइंट है, मान लो पैरामेट्रिक पॉइंट मान लिया t, 10t। पैरामेट्रिक पॉइंट जब मैं मान रहा हूँ तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, x को मैंने t मान लिया, तो जब x t होगा तो y 10t हो जाएगा। तो अब ये अगर ये शॉर्ट t वो पॉइंट है जिसका हमको डिस्टेंस निकालना है, तो ये शॉर्टकट है। शॉर्टकट मतलब यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ये नॉर्मल, ये 90, और हमें पता है कि सर्कल का नॉर्मल उसका सेंटर से पास करता है, ठीक। तो अब देखो y = 10x अपना वाला लाइन था, अपना ये था फंक्शन था, तो जो इसके नॉर्मल का स्लोप होगा वही स्लोप इस लाइन की होगी, इसको L1 बोल दो, होगी। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल ऑफ दिस इज इक्वल टू स्लोप ऑफ L1, सही बात है। तो अब इसके स्लोप, नॉर्मल का स्लोप निकाल लेते हैं पहली बात तो पहली बात तो इसका टेंजेंट का स्लोप कितना होगा, टेंजेंट का स्लोप होगा sec² x, और x की जगह क्या आपने डाला था t, क्यों, क्योंकि हमने पैरामेट्रिक पॉइंट माना था x का t, तो sec² t। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना हो जाएगा -1/sec² t, क्यों, क्योंकि m1 m2 -1 होगा, अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। तो नॉर्मल का स्लोप ये हो गया, वो किसके बराबर होगा, स्लोप ऑफ L1 के बराबर। तो -1/sec² t इज इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल क्या है ये। तो अब एक लाइन में 2 पॉइंट दिए हूँ, उसका स्लोप कैसे निकालेंगे, y2 - y1 x2 - x1 निकालेंगे ना, है ना, ये 0 है भाई सेंटर। तो -10t, इसको अगर ठीक से लिखो तो y2 - y1 x2 - x1, लो, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अगर और सही से लिखो तो क्या होगा, π/4 + 2 - t = 10t sec² t। तो देखो यार, अब ये क्वेश्चन थोड़ा अजीब हो गया, यहाँ के बाद हमको समझ नहीं आ रहा वैल्यू कैसे निकाले। कोई बोलेगा इसको 10 1 + 10 का कर दो, कुछ कर दो। तो देखो ऐसे क्वेश्चन में ना, या तो अब यहीं एंड हो गया क्वेश्चन, या तो आगे अब बढ़ नहीं रहा, क्योंकि इधर पॉलिनोमियल है, इधर ट्रिगो है, तो इसको हीट एंड ट्रायल से करेंगे। t की जगह π/4 डाल के देखो, तो 10π/4 1, और ये कितना हो गया 1/√2, 2 पर 2 आ गया, और π/4 खत्म, हाँ, तो 2 = 2। तो यहाँ से हीट एंड ट्रायल से हम देख रहे हैं कि t = कितना आ रहा है, π/4। हीट एंड ट्रायल है, प्योर हीट एंड ट्रायल है। अगर ये तुम्हारे दिमाग में नहीं आया तो क्वेश्चन तुम्हारे यही खत्म हो गया, आगे नहीं बढ़ पाओगे तुम। तो t = π/4 आ गया, तो हैंस ये जो पॉइंट है p, वो पॉइंट कितना हो गया, p हो गया तुम्हारा π/4, 1, और इस पॉइंट को मान लो q बोल दिए सेंटर उसका, तो q कितना हो गया 2 + π/4, 0। और अपने को जो डिस्टेंस निकाली वो डिस्टेंस पता है क्या, वो डिस्टेंस ये है। तो हम लोग क्या करेंगे, PQ में से अगर ये जो रेडियस है ये हटा देंगे तो डिस्टेंस आ जाएगा। तो हैंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू मिनिमम डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ PQ माइनस रेडियस विच इज नथिंग बट 1, रेडियस 1 है। PQ कितना हो जाएगा, √2 का स्क्वायर + 1, तो √3, 2 का स्क्वायर मतलब 4 ना, तो 4 + 1 5, तो √5 - 1, हाँ ले। हैंस आर आंसर इज बी।
तो आई होप तुमको समझ में आ गया होगा, है ना। मैं बहुत धीरे धीरे प्यार से समझा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी ना समझ में आए तो या भगवान मालिक है ना। चलो अगले उसकी तरफ चलते हैं अपन बढ़िया से। 21, अ फेयर डाई इज थ्रोन n नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है, n बार फेंक दिया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑलवेज गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन द प्रीवियस नंबर, ओके, इज इतना, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n, ओके। सी इसका सैम्पल स्पेस क्या होगा, हम एक डाई को n बार फेंक रहे हैं तो कितनी पॉसिबिलिटीज है, एक डाई n बार फेंका जा रहा है, तो चलो एक बार फेंका तो कितने नंबर आ सकता है, 1 से 6 कुछ भी ला सकता है, तो मतलब अगर जब एक डाई फेंकेंगे तो 6 में से कोई भी एक नंबर ले आएगा, तो 61। सिमिलरली दूसरा डाई फेंका तो भी 6 में से कोई भी एक ला देगा, एंड तीसरा फेंका 6 में से कोई भी एक ला देगा, फिर n बार फेंका तो 61 n टाइम्स, सैम्पल स्पेस कितना हो जाएगा 60/n। अब नंबर ऑफ ये अपना इवेंट जो अपने को चाहिए रिक्वायर्ड वो कितना होगा, कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑलवेज गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन प्रीवियस नंबर। मतलब अपन ऐसा बोलते हैं, समझो इस बात को कि मान लो हमने डाई फेंका तो 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है इसमें से, तो मान लो 6 में से हमने डाई n नंबर ऑफ टाइम फेंका और n क्या है 6 से कम है, तो हमने क्या बोला कि हमने डाई मान लो 4 बार फेंका, कितनी बार फेंका 4 बार, 4 बार हमने डाई फेंका और कुछ भी नंबर आ सकता है, तो कुछ भी आ सकता है तो हमने क्या बोल रहे हैं कि मान लो छोड़ो 4 बार फेंका, हम 2 बार फेंक रहे हैं, तो 6 में मान लो एक बार 2 आया एक बार 4 आया, 2 ही नंबर आएगा ना, आ सकता है। हम क्या बोल रहे हैं कि 6 में से कोई भी 2 नंबर आएगा दोनों के पास और वो एक तरीके से अरेंज्ड ही है ऑलरेडी। ये क्या बोल रहा है, इधर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन द प्रीवियस नंबर। अब तुम बात बताओ, मान लो हम 3 बार फेंके डाई को, तो एक बार 2 आया एक बार 4 आया एक बार 6 आया, या फिर एक बार 2 आया एक बार 6 आया एक बार 4 आया, तो ये ऑलरेडी अरेंज्ड ही है ना। अगर तुम उसको ठीक से लिख दो 2 4 6 लिख दो तो नहीं हो गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑलवेज गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन प्रीवियस नंबर, तो 2 4 6 आ गया। तो मतलब अपने को 2 6 4 वाली पॉसिबिलिटी नहीं चाहिए, अपने को 2 4 6 वाली पॉसिबिलिटी चाहिए। तो हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि इन 6 में से कोई भी n नंबर उठा लो और उसको एक तरीके से अरेंज कर लो, तो वो अपना सैम्पल स्पेस है। सैम्पल स्पेस बोल रहे हैं, वो अपना रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। कैसे बोल रहा हूँ मैं कि 6 में से मान लो 2 उठा लिया, 2 उठा लिया मतलब इसको हम सपोज n को 2 मान लिए, तो डाई को 2 बार फेंका, अब 2 बार फेंका तो नंबर तो कुछ भी आ सकता है, तो हम कह रहे हैं वो एक ही तरीके से आएगा। मतलब अगर कोई भी 2 नंबर आया 2 4 आया 2 4 ही आएगा, 4 2 नहीं आ सकता, 2 4 ही आएगा। तो सिमिलरली अपना n ऑफ a क्या हो जाएगा, n ऑफ a होगा अपना 6 में से n बार फेंका ना, तो 6 में से n नंबर उठा लिए और उसको एक तरीके से अरेंज कर दिया, तो हैंस प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 6cn/6n इज इक्वल टू 5/54। तो अब चाहो तो इसको खोल लो और सॉल्व कर लो, लेकिन अब देखो n 6 तक ही है तो हीट एंड ट्रायल से कर लेंगे। तो n इक्वल टू 1 डालो तो 6/6, 1 नहीं, 2 डालो 6c2 कितना होगा 5/6/2 तो 15/36 नहीं, वो भी नहीं, 3 डालो तो 6c3 कितना हो गया, हाँ देख लो, जब n इक्वल टू 3 डालोगे ना तो 6c3/6 ये 5/54 आ रहा है, तो ये हो गया आंसर। ये भी हिट एंड ट्रायल से आया, नहीं तो फिर उसके अलावा भी तुम सॉल्व कर लोगे खोल खाल के तो आंसर आ जाएगा। तो अपन उतना मेहनत नहीं करना चाह रहे हैं, है ना। तो अपन चले आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 22, द नंबर ऑफ वर्ड्स ऑफ 4 लेटर्स विच कैन बी फॉर्म्ड विद द लेटर्स ऑफ वर्ड इतना इज अल्फ़ा। हमें 4 लेटर का वर्ड बनाना है, तो अब बताओ अल्फ़ाबेट 300 का होगा। ठीक है, ठीक बात, बना लेते हैं, क्या दिक्कत है। अब देखो पहले बात तो उसको अच्छे से लिखो, इसमें कितने हैं, इसमें 2 M है, इसमें 2 A है, इसमें 2 T है, इसमें एक H है, इसमें एक E है, एक I है, एक C है, S है, ठीक है। 11 हो गए, 2 2 4 2 6 5 11, इसमें 5 5 10 11, हाँ सही। अब सुनो मेरी बात, द नंबर ऑफ वर्ड्स ऑफ 4 लेटर्स विच कैन बी फॉर्म्ड विद द लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स इज अल्फ़ा। हमें 4 लेटर का वर्ड बनाना है, अपने पास इतनी चीज़ अवेलेबल है। तो अब देखो क्या क्या कंडीशन बनेगी, 4 लेटर का वर्ड बनाना है हमको। कंडीशन है कि पहला केस बनेगा कि चारों डिफरेंट हो, 4 डिफरेंट वर्ड्स। दूसरा केस बनेगा
कि दो सेम दो डिफरेंट हो। तीसरा केस बनेगा कि दो सेम हो। अब इसको अपन कैसे करेंगे, तो चार डिफरेंट हो, तो अपने पास कितने डिफरेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डिफरेंट है अपने पास, है ना, 5 3 8, तो 8 में कोई भी चार उठा लो और उसको चार तरीके से अरेंज कर दो, फैक्टोरियल चार तरीके से, जिसको 8p4 भी बोलते हैं, और सॉल्व कर लो। तो मैंने सॉल्व कर रखा है, अगर सॉल्व करोगे इसको तो 1680 आएगा। अब टू सेम टू डिफरेंट है, तो दो सेम तो है ही और दो डिफरेंट है, तो दो सेम कैसे उठा सकते हैं हम लोग, दो सेम का मतलब mm या तो AA या तो TT, तो या तो mm एक तरीके से, या तो AA दूसरा तरीका, या तो TT तीसरा तरीका, तो 1 + 1 + 1 तीन तरीके से, या तो वैसे बोल लो, या तो इसको लिख लो कि तीन में मतलब MM AA TT, इसमें से कोई भी एक उठा लो, और उठाने का कितना तरीका है, तो एक तरीका, क्योंकि अलाइक आइटम है और दो डिफरेंट बोला है, तो अब हमने एक उठा लिया, तो अपने पास बचे कितने, ये उठ चुका है, बचे अब 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि एक उठ गया ना, तो बचे तो 7 हैं ही, तो 7 में से अब कोई भी दो उठा लो। समझ में आई बात, हमें दो सेम चाहिए थे, तो हमने पहले इन तीन में से कोई भी एक उठाया, उसमें से दोनों उठा लिए, तो एक तरीके से उठा सकते हैं। अब बचे 7, 7 में कोई भी दो उठा लिया। अब अरेंज कैसे करेंगे, तो दो सेम दो डिफरेंट है, तो चार थे ना, टोटल 4 एलिमेंट है, तो फैक्टोरियल 4 तरीके से अरेंज कर देंगे, लेकिन दो सेम भी है, तो जो सेम है उसको डिवाइड कर देंगे। तो इसको सॉल्व कर लेना, तो सॉल्व कर लेकर कुछ आएगा आंसर, कितना आएगा, वो आएगा 3 7 सीटो, ये 5 5 6 7 और ये 3, तो 21 21 3 बाय 3 4, तो 21 3 3 4 चलती है 12, सॉल्व करोगे तो 756 आ जाएगा। लो चलेगा। अब अपन बात करते हैं टू सेम की, मतलब ये दो, तो टू सेम का मतलब क्या होगा, या तो MM AA हो जाए, या तो MM TT हो जाए, या तो AA TT हो जाए, और कैपेसिटी थोड़ी बन रही है, तो ये तीन तरीके बन रहे हैं। तो अपन इसको ऐसा बोल सकते हैं कि तीन में, इन तीन पेयर्स में से कोई भी दो पेयर उठा लो, और उठाने का एक ही तरीका, तो 3C2 बोलो चाहे 3C1 बोलो, तीन ही तरीका, या तो ऐसे समझ लो या तो ऐसे समझ लो कि तीन पेयर बन गए। अब अरेंजमेंट की बारी है, दो सेम, तो कैसे अरेंज होंगे, तो फैक्टोरियल 4 आइटम है, अब दो सेम, तो दो सेम के लिए फैक्टर 2 डिवाइड, अगेन दूसरा सेम तो फैक्टर 2 डिवाइड, तो 2 3 4 और ये 2 दूनी, तो 3 दूनी 6 और ये 3 6 18, सबको जोड़ दो तो कुछ आंसर आ जाएगा अपना इक्वल टू 18। तो आंसर, टोटल आंसर कितना होगा, अल्फ़ा कितना होगा, 1680 प्लस 756 प्लस 18 कितना होगा, अच्छा 14 60 14 74 774, 16 7 16 4 20 23 और 80 74, तो 154, तो 2454। हाँ, और अपने को निकालना है कि अल्फ़ा बटा 300, तो वो कितना आ जाएगा, 2454 बटा 300। तो लो अभी जो भी होता है निकाल लेना, है ना। चलो तो अपन चले अगले सवाल की तरफ फटाफट। हाँ 23 नंबर। तो यार देखो 23 नंबर बताने से पहले कुछ प्रॉपर्टी अपन डिस्कस करेंगे लिमिट की। ये लिमिट की प्रॉपर्टी है जो यूज़ होगी यहाँ पे। कंटिन्यूटी मतलब क्या होता है, अच्छा कोई फंक्शन अगर कंटिन्यूस है तो क्या बोलते हैं अपन बोलते हैं LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f ऑफ a। अगर ये होता है तो फंक्शन कंटिन्यूस होता है, पहली बात। दूसरा जो चीज़ यहाँ पे इसके लिए यूज़ हो रही है वो क्या यूज़ हो रहा है मैं बता दूँ। यूज़ हो रहा है कि अपने को पता है कि लिमिट x टेंड्स टू a f(x) और की पावर gx, अगर ये 1 की पावर इन्फिनिटी टाइप का है a डालने पे, तो अपन इसको लिखते हैं e की पावर f(x) - 1 इंटू gx लिमिट x टेंड्स टू a। फिर इसको सॉल्व करते हैं जैसे सॉल्व करना है। समझ में आ गई बात। तो एक प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी जो मैंने भी पढ़ा दी, तीसरी कि लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x 1 होता है, लेकिन बशर्ते ये 0 और ये 0 दोनों बराबर होने चाहिए। तो एक प्रॉपर्टी, दो प्रॉपर्टी, तीन प्रॉपर्टी हमने ये पढ़ा दी। अब मैंने ये तीन चीज़ बताई है, इसका मतलब अलग अलग यूज़ है तभी बताइए मेरे भाई, समझ रहे हो। घास चीरने के लिए तो बताई नहीं है, ठीक है। तो अगर बताई है तो काम आएगा, और काम आएगा तो देखो भी कब काम आएगा, है ना। एक प्रॉपर्टी, दो प्रॉपर्टी और 3 प्रॉपर्टी, ठीक। तो चलो अपन करते हैं बिना किसी देरी के। तो अब
एफ एक्स के एल एच एल पे बात करते हैं पहले। एल एच एल क्या होगा, जीरो पे चेक करना है ना हमको, तो जीरो से कम, जीरो से कम में ये है, तो ये एल एच एल हो गया। तो कितना हो गया, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो 1 प्लस मॉड साइन एक्स का पावर पी अपॉन मॉड साइन एक्स। अभी हमने कही थी, अब देखो जीरो डालो तो मॉड साइन एक्स की ये भी जीरो हो जाएगा, तो 1 प्लस जीरो 1 और पी अपॉन जीरो इन्फाइनाइट, तो 1 की पावर इन्फाइनाइट टाइप का ये आ रहा है, इस टाइप का आ रहा है ना, तो वो क्या होगा, ई की पावर एफ एक्स माइनस वन इंटू जी एक्स, तो इसको लिखो ई की पावर दिस माइनस वन, तो मॉड साइन एक्स इंटू जी एक्स, तो पी अपॉन मॉड साइन एक्स। कट गया, और ऊपर लिमिट लगा लो एक्स टेंस टू जीरो, तो कट ही गया तो फर्क नहीं पड़ता, क्या होगा ई की पावर पी, तो एल एच एल आ गया ई की पावर पी। आर एच एल है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ई की पावर टेन 3x अपॉन टेन 5x। कैसे, कॉट को 1/10 लिख दिया हमने। अब हमने बोला था टेन 0/0 1 होता है भाई, बोला था ना, तो इसको ठीक से लिखते हैं, इसको लिखेंगे ई की पावर टेन 3x अपॉन 3x इंटू टेन 5x अपॉन 5x। हमने क्या किया, ऊपर नीचे 3x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, सिमिलरली ऊपर नीचे 5x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो जो ये है वही ये है, कोई फंक्शन सही पड़ा, ये कट जाएगा ना, ये से कट जाएगा, इससे कट जाएगा। तो अब देखो टेन 0/0 1 होता है, टेन 0/0 1 होता है, हमने अभी बोला, और एग्जैक्ट जीरो होना चाहिए, इसलिए 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड भी किया, और ये x और ये x चला गया, बचा क्या 3/5, तो बेसिकली हो गया ई की पावर 3/5। और अपना एफ ऑफ ए क्या है, एफ ऑफ जीरो कितना है, q है, मतलब ई की पावर 3/5 है, तो q आ गया ई की पावर 3/5 एंड p आ गया 3/5। क्यों, क्योंकि एल एच एल आर एच एल और एफ ऑफ ए सब बराबर होना चाहिए, अभी हमने बोला लिमिट के लिए बराबर होना चाहिए ना, तो अगर बराबर होगा तो p आ गया 3/5, q आ गया ई के पावर 3/5। अपने को निकालना क्या है, 2p प्लस 10 ln q, तो 2 इंटू 3/5 प्लस 10 ln q, और ln e है तो ln e 1 होता है, तो 3/5 बाहर, 10 6 36/5, तो आंसर कितना हो जाएगा 36/5। हैंस वी गॉट आवर रिक्वायर्ड आंसर। सुना ही बात, 36/5। अब जो भी इसका है इसको लिख लेना है ना। चलो अगला सवाल, एफ एक्स इफ एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, जी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, एच एक्स इक्वल टू कॉस ऑफ कॉस एक्स, ठीक है, देन इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एफ ऑफ जी एक्स। तो एफ ऑफ जी एक्स क्या होगा, तो जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ जी एक्स डाल दो, जहाँ जहाँ एक्स था तो एफ एक्स साइन एक्स था, तो साइन के अंदर जी एक्स डाल दो, जी एक्स कितना है कॉस एक्स, तो साइन ऑफ कॉस एक्स। और बोल रहा है एफ एक्स इंटू एच एक्स, तो एच एक्स अब तो बाकी सब क्लियर है ना, तो इंटीग्रेट करना चालू करते हैं सीधा, दिमाग बिना दिमाग लगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ जी एक्स मतलब साइन ऑफ कॉस एक्स इंटू एफ एक्स कितना है साइन एक्स इंटू एच एक्स कितना है कॉस ऑफ कॉस एक्स डी एक्स। अब देखो इसको अगर टी मानोगे ना, अगर तुम साइन ऑफ कॉस एक्स को टी मानोगे और तुमको चेन रूल आता है डिफरेंशिएट करने, तो क्या होगा, साइन का डिफरेंशिएट कॉस, तो कॉस ऑफ कॉस एक्स, और उसके अंदर कॉस का डिफरेंशिएशन इंटू माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो बेसिकली ये भाई साहब क्या हो गया माइनस डी टी, अगर ये माइनस हो जाएगा तो अपन इसको ठीक से लिखें आई को अपना, तो क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ टी, क्योंकि इसको टी माना था, इंटू माइनस डी टी, तो माइनस टी स्क्वायर बाई 2, तो माइनस ऑफ साइन ऑफ कॉस एक्स का स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। तो अपने क्या पूछा है कि माइनस लैम्डा साइन का कॉस एक्स, तो लैम्डा कितना गया 1/2, देयरफॉर लैम्डा इक्वल टू 1/2। हैंस वी गॉट आवर रिक्वायर्ड आंसर। कोई दिक्कत, हमने चेन रूल का इस्तेमाल किया है। चेन रूल क्या बोलता है कि अगर एफ ऑफ जी का डिफरेंशिएशन करना हो डी बाई डी एक्स, तो पहले डिफरेंशिएट कर दो, तो एफ डैश ऑफ जी लिखो इंटू जी डैश लिखो, ये है चेन रूल। ये क्या है चेन रूल, समझ आई बात, तो वही मैंने किया है। तो चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं, 25 नंबर। हाँ ये थोड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये क्या है, ये बोलता है सुनना ध्यान से कि अगर 1 प्लस एक्स रेज टू एन का हमको ग्रेटेस्ट टर्म बताना है। क्या बताना है ग्रेटेस्ट टर्म। हम ग्रेटेस्ट टर्म तभी बता सकते हैं, पहली बात तो हमको मॉड एक्स लेस देन 1 होना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी हम उसे ग्रेटेस्ट टर्म बता पाएंगे। और ग्रेटेस्ट टर्म बताने के लिए उसका जो आर है, आर क्या होगा लेस देन इक्वल टू मॉड एक्स एन प्लस 1 अपॉन 1 प्लस मॉड एक्स, ये होगा। तो यहाँ से हम आर की वैल्यू बता देंगे, सही नहीं बात। तो अपन अब बताते हैं फटाफट। अब देखो
पहली बात तो ये इस टाइप का दिख नहीं रहा है, तो दिखाते हैं 3 कॉमन ले लेते हैं। तो अपन 3 कॉमन ले लें तो क्या होगा, 3 कॉमन लेंगे तो बाहर आएगा 3 की पावर 11 इंटू 1 माइनस 5x अपॉन 3 की पावर 11, है ना। एक मिनट, हाँ ठीक है। अब x की वैल्यू कितनी है 1/5, तो जो -5x/3 तो -5 इंटू 1/5 अपॉन 3, देखो -1/3 आ गया ना, इसका मॉड तो 1/3, ये 1 से कम है ऑफ कोर्स, इसका मतलब हम ये लगा सकते हैं। तो जो ये x है, मतलब ये अपना कैपिटल X मान लो इसको, ये इसका मॉड लेस देन 1 है, तो इसका मतलब हम ये चीज़ लगा सकते हैं। तो अब ये चीज़ हम लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। ये चीज़ को समझाने के लिए बस बोल रहे थे। चलो अब अपना क्या था, r लेस देन इक्वल टू मॉड x, मॉड x कितना है 5x/3। अब यहाँ पे इसको ठीक से लिख देते हैं पहले, मॉड ऑफ कैपिटल X ये कितना है -5x/3 और x कितना है 1/5 अपॉन 3, तो ख़त्म। तो बेसिकली मॉडल्स कितना हो गया अपने पास 1/3। तो डालो, तो r लेस देन इज इक्वल टू, इसको अलग लिख लो इक्वल टू 1/3 इंटू n+1, n कितना है 11, तो 11 + 1 12 अपॉन 1 + 1/3, तो 3 चौक 12 4, तो 3 + 1 4/3 तो 3, तो r लेस देन इक्वल टू 3। तो अब ये अपना ग्रेटेस्ट टर्म है, तो T3 और T4 इन दोनों में से ही अपना ग्रेटेस्ट टर्म होगा। ये प्रॉपर्टी होती है कि r जो भी आएगा तो TR और TR+1 अपना ग्रेटेस्ट टर्म होता है, अगर r इंटीजर है तो, ठीक है। तो T3 और T4 दोनों निकाल लेते हैं, तो T3 क्या होगा T2+1, तो TR+1 क्या होता है NCR a की पावर n-r, a कितना है 1, तो 1 की पावर 11 - r, कुछ भी होता रहे कोई फ़र्क थोड़ी पड़ेगा। b की पावर r, b कितना है -5x/3 विच इज़ नथिंग बट ये x, तो -5x/3 की पावर 2, और ये x की वैल्यू कितनी है 1/5, तो बेसिकली ये -1/3 का स्क्वायर है, तो 1/9 हो गया। तो 11c2 इंटू 1/9, ये पॉजिटिव क्वांटिटी है। और देखो T4 क्या होगा T3+1, 3 आ गया ना, तो अपन क्या लिखेंगे 11c3 और -1/3 -5x/3 की वैल्यू डाल रहा हूँ का पावर 3, तो ये नेगेटिव आ गया। तो ये कोई भी बता देगा T3 और T4 में कौन बड़ा है, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, हैंस T3 इज़ ग्रेटर देन, तो हमें T4 चाहिए ही नहीं, क्योंकि वो नेगेटिव है। तो अपने काम का क्या है T3, तो 11c2/9। अब इसको कैलकुलेट कर लो, अगर तुम इसको कैलकुलेट करोगे तो मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है, वो होगा 50 T3, ठीक है। और ये तो हम इसकी बात कर रहे हैं, बाहर 3 की पावर 11 भी है, तो एक्चुअल क्या होगा 3 की पावर 11 इंटू T3 इजिकल टू 3 की पावर 11 इंटू 11c2 विच इज नथिंग बट 9 10 11, तो 10 इंटू 11/2 इंटू 9, है ना। इसको ठीक से सॉल्व कर लेना, तो 11 × 5 = 55, तो 55/9 3 11, है ना, जो भी है। और 3 स्क्वायर है तो 3 की पावर 9 आ जाएगा ऊपर, तो 55 इंटू 3 की पावर 9, ये अपना ग्रेटेस्ट टर्म। और ये 729 इंटू लैम्डा बोल रहा है, 729 क्या होता है 3 की पावर 6, तो 3 की पावर 6 यहाँ से अलग कर लो, तो 3 की पावर 3 बचेगा, तो 55 इंटू 27 इंटू 729, तो लैम्डा कितना हो गया, ये भाई साहब लैम्डा हो गया, ख़त्म। तो अब निकाल लो जो निकालना है, लैम्डा बाई 150 इज इक्वल टू 55 इंटू 27/150। अब जो ये पूछ रहा है यही है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा। तो देखो यार 25 क्वेश्चन के पूरी सीरीज़ खत्म। ये तो यही था मॉक टेस्ट 23, और तुमको ये जाने खुशी होगी कि मॉक टेस्ट 23 अब तक का सबसे टफेस्ट है। तो जैसे जैसे जेईई मेंस ला रही है वो अच्छे टेस्ट सीरीज अब ला रही है। तो मॉक टेस्ट 1 रद्दी था, मॉक टेस्ट 2 ठीक ठाक था, मॉक टेस्ट 23 बहुत अच्छा है, तो अगला जो आएगा वही बहुत अच्छा होगा। तो अगर तुम बिना सब कुछ इस तरह से एक्सप्लेन चाहते हो जैसे मैंने किया है, तो बिना किसी देरी के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और जो एक अच्छा काम तुमको करना है वो तुम अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। मैं एनटीए की सारी टेस्ट सीरीज़ के वीडियो सोल्यूशन बनाऊंगा, और अलॉन्ग विथ इसके PDF डिस्क्रिप्शन में है, तो जाओ देखो।